डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 3। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में सारी बातें देखी थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड प्रोटॉन। एनोड रेज को अपन कई नामों से जानते हैं। पॉजिटिव रेज, इन्हीं को अपन बोलते हैं कैनाल रेज, है ना, हिंदी में बोलते हैं धन किरणें। जब ये पता चल गया कि एटम जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल होते हुए भी, एक न्यूट्रल बॉडी होते हुए भी उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट पार्टिकल्स है, 1886 में जब ये डिक्लेयर हो गया तो फिर साइंटिस्ट को ये भी समझ में आ गया था कि जरूर एटम के अंदर कोई पॉजिटिव कंपोनेंट पार्टिकल भी है, तभी ओवरऑल एटम न्यूट्रल हो सकता है। और उस पॉजिटिव कंपोनेंट पार्टिकल की डिस्कवरी के बाद जब ये डिक्लेयर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है, कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट पार्टिकल, तो जरूर कोई पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट पार्टिकल भी है। इसको डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट लग गए, कोशिश करने लगे। और 1886 के अंदर ही गोल्डस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर परफोरेटेड कैथोड, छिद्रित, जिसके अंदर ऐसा कैथोड जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स थे, परफोरेटेड कैथोड को यूज करते हुए और ज्यादा वोल्टेज बढ़ाया और ज्यादा प्रेशर डिक्रीज किया, तो एनोड रेज के रूप में उस पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम को पकड़ा और इस तरह से पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम या प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। गोल्डस्टाइन के मन में आया कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसके अंदर हम एक कैथोड ले लेते हैं, एक मेटल प्लेट जिसको हम बैटरी के नेगेटिव पार्ट से अटैच कर देते हैं, और एक पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट रख दी और हम बहुत लो प्रेशर हार्ड ग्लास ट्यूब लेकर के बहुत ही लो प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं, तो हमें जो है वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाता है और फ्लो ऑफ करंट मिलने लग जाता है। और फ्लो ऑफ करंट मिलते ही हमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में या जो अमीटर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन मिलना चालू हो जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि अब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो लग गया है। और उसी दौरान यहाँ कैथोड रेज के रूप में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागते हुए, जिसके बारे में थॉमसन ने स्टडी किया था। तो गोल्डस्टाइन के मन में आया कि जरूर हो सकता है कि यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट भागता हुआ हमें कैथोड रेज के रूप में मिल रहा है, हो सकता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम भी भाग रहा हो सकता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम भी यहाँ पर मूव कर रहा हो, लेकिन वो मूव करता हुआ पॉजिटिव पार्ट हमें फील नहीं हो पा रहा हो, क्योंकि वो कैथोड रेज के साथ यानी भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिक्स्ड कंडीशन में हो। भाई जब भीड़ में मान लीजिए बहुत सारी भीड़ इधर भाग रही है और उधर से इधर ही भाग रही है, तो हो सकता है कि जो उधर से इधर भागते हुए कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम है वो हमें फील नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि वो ब्राइट ग्रीनिश रेज के रूप में नहीं मिल रहे हो। तो गोल्डस्टाइन ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं इस वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव पार्ट यहां से मिल रहा है तो पॉजिटिव पार्ट भी, जब हमने न्यूट्रल एटम में से नेगेटिव पार्ट हटा दिया होगा तो जरूर पॉजिटिव पार्ट भी तो पीछे बचा होगा, और हो सकता है वो मूव नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि वो पॉजिटिव पार्ट हो सकता है हैवी हो सकता है वो पॉजिटिव पार्ट के अंदर मास बहुत ज्यादा हो, तो सेम फोर्स लगाने से जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, वो उतना मूव नहीं कर रहा हो। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करूं कि अगर पॉजिटिव पार्ट भी यहाँ है और उसको भी मूव करवा के फील करवाया जा सकता है, फील किया जा सकता है, तो पहले तो मैं उसको सेग्रीगेट कर लूं, पहले मैं उसको सेपरेट कर लूं, पहले मैं उसको पृथक कर लूं, और उस पृथक किए हुए पॉजिटिव पार्ट को फिर मैं तेजी से मूव करवा करके उनको भी हो सकता है फील कर लूं। तो सेग्रीगेट कैसे करें, फील कैसे करें? तो उन्होंने कहा मैं एक काम करता हूं कि इस कैथोड को जो है ना वो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं और इसको ऐसा डिस्क लाइक परफोरेटेड कैथोड ले लेता हूं। परफोरेटेड कैथोड जैसे छलनी होती है ना घर में, अपन कोई चीज छानने के लिए, उस तरह से परफोरेटेड होल्स किए हुए ये होल्स थे, परफोरेटेड डिस्क लाइक कैथोड ले लूं। और फिर मैं क्या करूं, और वोल्टेज बढ़ाऊं, तो जो नेगेटिव पार्ट है जो यहां से निकल करके यहां जा रहा है, बीच वाले पार्टिकल्स में से भी निकल रहा है, वो तो यहीं मिल जाएगा। और अगर कोई पॉजिटिव पार्ट यहां से यहां आ रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट कोई होगा तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट से निकल के, या तो प्लेट से निकल के या प्लेट से नहीं भी निकल रहा होगा, कहीं बीच वाले जो एयर के पार्टिकल्स है उनके इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पीछे पॉजिटिव पार्ट बचा रहेगा, तो वो पॉजिटिव पार्ट भी जब मूव करेगा तो वो कैथोड की तरफ भागेगा। कैथोड में होल कर दिए, तो इसलिए जो जो पॉजिटिव पार्ट
भागते हुए एटम के पॉजिटिव पार्ट जो है वो भागते हुए होल के सामने आ जाएंगे, क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा होगा, 20,000 वोल्ट है, उससे भी ज्यादा वोल्टेज करेंगे, तो वो क्या होगा कि वो इस होल्स में से पास आउट होते हुए थोड़े से इधर आ जाएंगे, और इधर हम इन पॉजिटिव पार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, इनको हम नेगेटिव पार्ट से सेपरेट कर देंगे। तो अगर कोई पॉजिटिव पार्ट है तो वो हमें जरूर यहां मिलना चाहिए, ऐसा सोचते हुए परफोरेटेड कैथोड यूज करते हुए और नॉर्मल एनोड यूज करते हुए इन्होंने इस वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट को करवाया, हार्ड ग्लास ट्यूब ली और ज्यादा वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज को खूब ज्यादा रखा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से मोर देन 20,000 वोल्ट, और लगभग वही 10⁻⁻⁴ या 10⁻⁻⁵ to 10⁻⁻⁵ मिलीमीटर ऑफ Hg, इतना लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने वो बढ़ाया, तो यहाँ तो कैथोड रेज मिल ही रही थी, ये जो इधर जा रही थी ये तो कैथोड रेज थी, है ना, ये तो कैथोड रेज थी। लेकिन उन्होंने देखा कि जब बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो ये मान लीजिए एनोड है, तो यहां से भी कुछ पार्ट इधर इसकी तरफ इधर आ रहा है, इसको मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूं, कुछ पार्ट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, यहां से टकरा के फिर इस प्लेट पे रुक जाएगा, और कुछ पार्ट जो इसके होल के सामने आ रहा है, जो होल के सामने आ रहा है वो इधर भी आ रहा है। ये था एनोड रेज, और वास्तव में यहां उनको एनोड रेज मिली, क्योंकि यहां जो रेज इस तरफ भागती हुई मिल रही है, जो ऑब्स्टेकल रखा तो शैडो इस तरफ बनी, मतलब वो रेज उधर से आ रही है, वो कैथोड रेज नहीं हो सकती। आप बोलोगे इसको क्यों सर, कैथोड रेज कुछ इधर आ सकती है और कुछ कैथोड रेज उधर जा सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। इतना छोटे से एरिया में, इतनी छोटी सी जगह पे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो, इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो, तो कोई नेगेटिव चार्ज का थोड़ा सा पार्ट भी इधर नहीं आ सकता, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज उधर भागेगा, और इधर जो आ रहा है वो जरूर पॉजिटिव चार्ज ही होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पर और एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इस बात को प्रूव भी कर दिया गया कि ये पॉजिटिव पार्ट है जो यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जानते हो फिजिक्स का रूल है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई नेगेटिव पार्ट बैठा है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, और अगर कोई पॉजिटिव पार्ट है तो वो पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल्स पर, चार्ज बॉडीज पर। तो इसलिए नेगेटिव प्लाट इधर नहीं आ सकता, क्योंकि इधर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव प्लेट उसको जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करने की वजह से सारा नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा। जो इधर आ रहा है वो जरूर इधर से भागता हुआ कोई आता हुआ पॉजिटिव पार्ट है, जो कि होल्स के सामने होने की वजह से तेजी से निकल गया, स्पीड बहुत ज्यादा थी, जहां जहां प्लेट सामने आ गई वहां तो वो प्लेट से टकरा के वहीं पर न्यूट्रलाइज हो गया या वहीं पर सेटल डाउन हो गया, वहीं रुक गया। लेकिन जो होल्स के सामने आया वो जो है वो निकलते हुए तेजी से इधर आ गया। तो सम पार्ट ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इधर भागते हुए आया और एनोड रेज के रूप में हमें वास्तव में फील हुआ, गोल्डस्टाइन को फील हुआ, और गोल्डस्टाइन ने साइंटिफिक वर्ल्ड को बताया कि मैंने पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ही ऑब्जर्व कर लिया है, फील कर लिया है। फिर जे थॉमसन को उन्होंने इन्फॉर्म किया, जे थॉमसन एंड गोल्डस्टाइन ने मिल करके इन एनोड रेज की प्रॉपर्टीज, इन पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, बहुत ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकली फील किया, और इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती है हमें वो चीज बताई। तो एनोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या मिलती है ध्यान से देखिएगा, और ये एनोड रेज वास्तव में है क्या ध्यान से समझना। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज एक्चुअली क्या है अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज मिल रही थी, ये भी दीज रेज आल्सो मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन मीडियम, इन वन मीडियम, ठीक है ना। एक मीडियम में जब कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हुआ हो तब ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। और ये कैसे पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन मूव करती है, क्योंकि अपने रास्ते में आए हुए नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्स्टेकल की क्लियर और शार्प शेडो बनाती हैं,
जो भी क्लियर और शार्प शैडो बनाएगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते करते हुए आ रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन में मूव करना या डिफ्लेक्टेड होते हुए कभी यूं ऐसे होते हुए सोर्स से उस ऑब्जेक्ट तक अगर सीधी पहुंच रही है या टेढ़ी मेढ़ी होते हुए, मान ली सोर्स यहाँ है, रेज पहले इधर आई, फिर किसी चीज से डिफ्रेक्टेड होते इधर आ गई, फिर डिफ्रेक्टेड होते इधर आ गई, तो डिफ्रेक्टेड होकर पहुंच रही है, डायरेक्ट नहीं पहुंच रही है। डिफ्रेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये फिजिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तब जाकर आप ये बातें और अच्छी तरह फील कर पाओगे, है ना। अगर कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तब तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ेगी, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ते हुए उस डायरेक्शन में चली जाएगी। बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा हुआ हो तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। मीडियम एक जैसा हो, होमोजेनस मीडियम हो, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई जो है वो सीधी सोर्स तक पहुंचती है, इसलिए ये और क्लियर शैडो बनाती है, इसलिए पता चला कि जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ना। ये कुछ चीजें जो आपको आगे जाके 11th वाले बच्चों को हो सकता है एक बार कम समझ में आए, क्योंकि ये फिजिक्स के अंदर कुछ बेसिक रूल्स हैं, इनका महत्व है। तो शुरुआत में स्टार्टिंग लेवल पर एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, इतने ये मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर ये ऐसे चैप्टर हैं जिसके अंदर बहुत सारी फिजिक्स की बातें यूज होती हैं, जिनको एक बार आप हो सकता है बहुत ज्यादा फील नहीं कर पाओ, तो याद कर लो। जैसे जैसे आपको साइंस का नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको इन चीजें फील भी होने लगेगी। तो फिलहाल ये बात याद रख लेना। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में मुड़ जाती है, तो स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव कर रही है। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मूव करना ही पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड में तो मूव होना ही पड़ेगा। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, बिना मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन मीडियम, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन मीडियम। हाउ कुड वी नो दैट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन मीडियम? हम बोलेंगे विदाउट इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे बदलता है? तो हम बोलेंगे इट implement a clear and sharp shadow of obstacle. That's why we say that it's move in straight line in one medium. उसके बाद आ जाइए, इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनकी वेलोसिटी लाइट से तो कम होती है, कैथोड रेज की भी लाइट से कम होती है, लेकिन इनकी वेलोसिटी कैथोड रेज से भी और कम होती है काफी। इट्स वेलोसिटी इज मच लेसर देन लाइट से काफी कम होती है। क्यों? क्योंकि इससे ये कंक्लूजन निकला कि ये काफी हैवी है। ये बाद में पता चला कि कैथोड रेज की तरह एनोड रेज भी क्या है, पार्टिकल्स की बनी है। रेज तो एक्चुअली है ही नहीं, मूविंग पार्टिकल्स है। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, सेम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कैथोड रेज बहुत फास्टली मूव कर रही है, और एनोड रेज जो कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम है, वो मूव करते हुए पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम, वो बहुत उसकी कंपेरिजन में बहुत स्लोली मूव कर रही है। इसका मतलब इनका एक्सेलरेशन कम है, इसका मतलब इनका मास सेम, फोर्स तो सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, मास उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो रहा होगा, इसलिए एक्सेलरेशन काफी कम होगा। तो इनका वेलोसिटी कम मिलना मतलब इनका एक्सेलरेशन कम था, इसका मतलब इसका मास ज्यादा है। नेक्स्ट और देखिए, ये भी क्या करते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है। फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करना, उसको डिकम्पोज करना फॉगिंग कहलाता है। तो ये भी फॉगिंग का इफेक्ट दिखलाती है, कैथोड रेज भी दिखलाती है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करती है, लेकिन नेगेटिव प्लेट की तरफ, डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे जनरेट हो रही है उसके अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे तो प्लेट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस आर नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ जो मूव हो रहा है पॉजिटिव चार्ज है। डिफ्लेक्ट्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, एंड डायरेक्शन proves that, direction of deflection proves that these are positively charged. और अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इनमें भी क्या होता है कि जब लाइट पिन पैडल रख दिया जाए, इनके पाथवे में कोई लाइट पिन पैडल रख दिया गया था, इनके पाथवे में जब कोई लाइट पिन पैडल रख दिया गया तो वो मूव करने लगा। इसका मतलब इनमें भी मैकेनिकल वर्क करने की कैपेसिटी है ना, मैकेनिकल वर्क करने का कैपेसिटी है। और अगर मैकेनिकल वर्क करने का कैपेसिटी है, इट मीन्स ये भी मास पार्टिकल्स की बनी है। मास पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्ड ऑफ मास पार्टिकल्स,
लाइक ये भी कैथोड रेज की तरह मास पार्टिकल्स की बनी है एनोड रेज भी, और उन मास पार्टिकल्स को क्या है वो मास पार्टिकल अभी आगे देखेंगे। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज मिली। थॉमसन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड E by m specific charge विशिष्ट आवेश चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज देखिए, ये जो रेज मिलती थी बीटा रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, है ना, और कैथोड रेज, एनोड रेज, इन रेज का उस स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट में इन रेज को जनरेट करवा के उनका E by m चार्ज बाय मास रेशियो निकालना, ये काम जनरली थॉमसन ने किया। ज्यादातर रेज जो चार्ज्ड मास पार्टिकल्स की बनी होती हैं उनका E by m जो डिस्कवर करने का, E by m जो प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने का, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने का जो कंट्रीब्यूशन है वो जे थॉमसन को जाता है जनरली। कैथोड E by m ऑफ कैथोड रेज वाज कैलकुलेटेड बाय प्रैक्टिकली डिटरमाइंड बाय जे थॉमसन। E by m of anode rays was practically determined by जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने एक चीज पता लगाई, ध्यान दीजिएगा, कि अगर हम अलग अलग एनोड रेज ऑब्टेन करते हैं तो जो जैसे मान लीजिए परफोरेटेड कैथोड ले लिया मैंने, ये एनोड था और ये इसके होल्स है, तो यहाँ पर जो एनोड रेज हमें मिल रही है, एनोड रेज मिल रही है इधर आकर के, है ना, ये जो एनोड रेज इधर से इधर आ रही है इस तरह से यहां पर आ रही है एनोड रेज। उन्होंने यहां पर स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसमें डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पता लगा के, है ना, E by m पता लगाया। तो उन्होंने देखा कि भाई E by m ऑफ एनोड रेज, E by m ऑफ एनोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो कौन से मेटल का लिया हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करता E by m ऑफ एनोड रेज, बट E by m ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन इन ट्यूब। नेचर ऑफ गैस टेकन इन ट्यूब। अगर यहां पर इसके अंदर जो लो प्रेशर वाली जो बहुत ही कम अमाउंट में गैस भरी होती थी, अगर वो O2 भरी होती थी तो E by m अलग आता था, N2 भरी होती तो E by m अलग आता था, H2 भरी होती तो E by m अलग आता, मर्क्यूरी की वेपर भर देते तो E by m अलग आता था। इस तरह से अलग अलग गैसेस भरने पर एनोड रेज मिलती थी, लेकिन उन एनोड रेज का E by m अलग अलग आता था। कैथोड रेज का E by m ना तो मेटल पे डिपेंड करता, ना ही नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता था, लेकिन E by m ऑफ एनोड रेज गैस की नेचर पर डिपेंड कर रहा था। और उन्होंने प्रैक्टिकली, अभी जो बात है प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं, याद रखना, एंड E by m अलग अलग मिल रहा था। और जब हाइड्रोजन गैस भरा गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वैक्यूम ट्यूब के अंदर, लो प्रेशर वाली हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस पे जो E by m ऑफ एनोड रेज मिला वो पूरे सभी एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम था। E by m ऑफ एनोड रेज ऑफ हाइड्रोजन गैस वाज मैक्सिमम। अब ये सब उनको प्रैक्टिकल डाटा मिल रहे हैं, इससे वो कुछ कंक्लूजन निकालेंगे थॉमसन एंड गोल्डस्टाइन मिल करके। तो इस तरह से एनोड रेज का E by m अलग अलग मिलने लगा और प्रैक्टिकल E by m पता लगाने लगे। तो थॉमसन ने इन सारी बातों को यूं समझाया, ध्यान दीजिएगा, थॉमसन ने इन बातों को यूं समझाया कि एक्चुअली ये जो कैथोड रेज, एनोड रेज है क्या, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एज पर थॉमसन ने इन सारी बातों को यूं समझाया कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एनोड और कैथोड लगाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट, और अलग अलग गैसेस भरते हैं, O2 भर दी, या मान लीजिए N2 भर दी, या मान लीजिए H2 भर दिया, ठीक है। आज हम जानते हैं, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि ये वास्तव में क्या, थॉमसन ने क्या बताया था वो पहले बता देता हूं,
और आज हम क्या मानते हैं वो भी, आज की रियलिटी क्या है वो भी दोनों बताता हूं। थॉमसन ने बोला कि जब हम इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कोई गैस भर करके जब हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये जो एटम है ना, ये अंदर रहते हैं मॉलिक्यूल के रूप में। जैसे मान लीजिए ये O2 का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम है ना, इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट भी है और इसमें नेगेटिव पार्ट भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। इसमें पॉजिटिव पार्ट भी है और इसमें नेगेटिव पार्ट भी रह रहा है ना, तभी न्यूट्रल एटम। और दो एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल है ना, एक बार O2 मॉलिक्यूल। जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना चालू करते हैं 5000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, तो एक कंडीशन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हम इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जैसे थर्मल एनर्जी होती है, रेडिएशन एनर्जी होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी, कई तरह की एनर्जीज होती हैं। तो हम इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं उस एनर्जी को लेके पहले एक लिमिट के बाद और ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद मॉलिक्यूल टूट जाता है एटम्स के अंदर। सबसे पहला काम तो होता है मॉलिक्यूल्स एटम्स में टूट जाते हैं। ये O2 मॉलिक्यूल टूट जाता है और ये ऑक्सीजन एटम अलग हो जाता है, ये ऑक्सीजन एटम अलग हो जाता है ना। थॉमसन जो एटम को सोचते थे, मैं उसी हिसाब से एटम बना रहा हूं, मैं न्यूक्लियस नहीं बना रहा हूं, उसके चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा हूं। थॉमसन ये मानते थे, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल में देखेंगे कि एटम सॉलिड है और वो होमोजेनियसली उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्स है ना, कोई होलो पार्ट नहीं है। तो मैं उसी हिसाब से मान के चल रहा हूं। थॉमसन ने जो सोचा, थॉमसन ने कहा कि ऐसा लगता है कि एटम के अंदर दोनों पार्ट है और पहले मॉलिक्यूल एटम में टूट जाते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड देते जाने पर, वोल्टेज बढ़ाते जाने पर, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है और ज्यादा ताकत और इलेक्ट्रिक फील्ड आता जाता है। उसको पा करके मॉलिक्यूल एटम में टूट जाते हैं। फिर हम और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब हम खूब ज्यादा एनर्जी देते हैं तो ये जो मेटल के कैथोड मेटल, जिस भी मेटल की बनी हुई है, इसके भी तो एटम्स हैं, ये भी अपने एटम से बनी है, सॉलिड एटम है, इसके गैसियस एटम है, दूर दूर रह रहे हैं, इसमें बहुत पास एटम्स बने हुए, तो इनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि उस न्यूट्रल एटम, चाहे वो किसी का भी न्यूट्रल एटम हो, चाहे मेटल का हो चाहे ऑक्सीजन का हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इनके इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज फोर्स लगेगा इधर, और इन सारे पॉजिटिव पार्टिकल पर फोर्स लगेगा इधर। तो एटम अंदर से टूटने की कोशिश करेगा, उसका नेगेटिव पार्ट भागना चाहेगा एनोड की तरफ और उसका पॉजिटिव पार्ट जो है वो भागना चाहेगा कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। जब ऑलमोस्ट 18,000, 19,000, 20,000 वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो एटम के दोनों पार्ट टूट करके यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू करते हैं। इसके पॉजिटिव पार्ट एटम यही रह जाते हैं। इसके जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है, पॉजिटिव पार्ट है वो एटम के अंदर जाता है, खाली इलेक्ट्रॉन भागता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। थॉमसन ने कंक्लूजन निकाला, एटॉमिक साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला। इसलिए इलेक्ट्रॉन सेम फोर्स लगाने पर जिसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, ऑलमोस्ट अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 माने ना तो एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास उससे 2000 टाइम्स है, ऑलमोस्ट इतना हल्का है। मतलब आप समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए 1 किलोग्राम का है तो एक प्रोटॉन 2000 किलोग्राम का है, एक न्यूट्रॉन 2000 किलोग्राम का है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं। वैसे 1886 टाइम्स आता है, 1897 टाइम्स आता है, लेकिन ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स, तो बहुत भारी है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पर उतना एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है कि वो एटम को छोड़ छोड़ के भागते लगते हैं। फिर ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे बना हुआ है, इनसे भी, इन एटम से भी ये टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इनके अंदर भी फोर्स लग रहा है, इनमें भी तो फोर्स लग रहा है इधर इलेक्ट्रॉन पर इधर, और बाकी बचे पॉजिटिव पार्ट पर इधर। तो सारे के सारे इनके इलेक्ट्रॉन भी निकलने लगते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन भी निकल के इधर भागने लगते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, और ये इसके इलेक्ट्रॉन और इन एटम्स के सबके इलेक्ट्रॉन मिल करके उसकी तरफ भागते हुए हमें नजर आते हैं कैथोड रेज के रूप में। तो कैथोड रेज के रूप में क्या है एक्चुअली? भागते हुए इलेक्ट्रॉन। उसका सोर्स कौन है? मेटल, कैथोड मेटल भी है, कैथोड जिस मेटल का बना हुआ उसके एटम्स भी हैं, और बीच में जो गैस भरी हुई है उसके एटम भी है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। इसलिए चाहे ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है चाहे इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, E/m सेम आता है, चाहे कोई गैस भर दे। अब क्या होता है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज के रूप में इधर भाग गए,
तो ये भी पॉजिटिव आयन, ये भी पॉजिटिव आयन, ये भी पॉजिटिव आयन, ये भी पॉजिटिव आयन के रूप में बदल गया, पॉजिटिव पार्ट ऑफ बच गया, और ये भी जो है वो पॉजिटिव पार्ट के रूप में यहाँ एटम के अंदर पड़े हैं, है ना, खूब सारा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, एंटर करके इस वायर की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन वापस आके इसको न्यूट्रल करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से भागते हुए वापस आते हुए फिर वापस यहाँ आते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से मूव कर ही रहे हैं, है ना, इधर से एंटर करते हैं, वायर से होते हुए ट्रेवल करते हुए वापस इस मेटल रोड पे आकर वापस, तो ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं रहता, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वापस इधर से एंटर हो जाते हैं, इसलिए ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, और एक बार जितने निकले वापस उधर से इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन निकले, ये क्या करेगा, इस वायर से उतने वापस खींच लेगा, ये वायर आगे से आगे खींच लेगा, ये वायर इधर से खींच लेगा, ये वायर इधर से खींच लेगा, ये वायर मेटल प्लेट से लेगा, मेटल प्लेट यहाँ से ले लेगी, तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव गैस के पॉजिटिव आयन बच गए। अब हम और वोल्टेज बढ़ाते हैं, और वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव पार्ट भी इधर भागने लगते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट भी इधर भागने लगते हैं, और ये भागते हुए पॉजिटिव पार्ट हमें एनोड रेज के रूप में नजर आते हैं। यानी एनोड रेज के रूप में जो पॉजिटिव पार्ट भाग रहे होते हैं, उनमें क्या इस मेटल के अंदर से निकले क्या, इस एनोड मेटल में से निकले क्या, ये एनोड जिस मेटल का बना उसमें निकला नहीं, इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि मेटल के जो पॉजिटिव पार्ट एटम है उनके जो पॉजिटिव पार्ट है वो बाहर आ पाए, इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। जो बीच में जो गैस भरी हुई है ये उसी एटम के पॉजिटिव पार्ट है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, इसलिए इनका E/m गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। गैस चेंज कर दोगे तो पॉजिटिव पार्ट चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट चेंज होकर के जो है वो इधर की तरफ भागेगा, तो उसका नया E/m मिलेगा। अब ये तो थॉमसन का सोचना था। आज हम जानते हैं कि एटम क्या है, आज हम जानते हैं कि एटम जो है वो न्यूक्ली है, और न्यूक्ली के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना, जैसे न्यूक्ली है उसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर भागते हैं इलेक्ट्रॉन। यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से इधर भाग गए, और पीछे न्यूक्ली बच गए। तो एनोड रेज एक्चुअली क्या है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनोड रेज आर एक्चुअली मूविंग न्यूक्ली ऑफ एटम्स ऑफ गैस फील्ड इन द ट्यूब। अगर मान लीजिए नॉर्मल एयर भर रखी है तो कुछ ऑक्सीजन के एटम होंगे, कुछ नाइट्रोजन के एटम होंगे, तो उन ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के न्यूक्ली भागते हुए होंगे। केवल ऑक्सीजन भर रखी है तो ऑक्सीजन के न्यूक्ली होंगे, केवल नाइट्रोजन भर रखी है तो नाइट्रोजन के भागते हुए न्यूक्ली होंगे। आर एक्चुअली मूविंग न्यूक्लीज ऑफ एटम्स ऑफ गैस फील्ड इन द ट्यूब। इलेक्ट्रॉन तो भाग गए इस तरफ, भागते जा रहे हैं, क्लोज सर्किट बना लिया है, और वापस इधर से आ जा रहे हैं, वापस भागते जा रहे हैं, और जो भागते हुए न्यूक्लीज हैं वो इस तरफ भागेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेंगे, और नेगेटिव प्लेट की तरफ भागते हुए नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड है, ये इसलिए नेगेटिव है, और उसकी तरफ भागते हुए इसमें एंटर होकर के यहाँ पर आकर के इसके कुछ यहाँ पर अगर मान लो अंदर तो नहीं घुस पाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन लेकर के टकरा करके कॉलिजन करके इलेक्ट्रॉन निकल के न्यूट्रल एटम के रूप में वापस यहाँ जाएंगे, फिर वो न्यूट्रल एटम वापस इलेक्ट्रॉन वहां भागेगा, वापस न्यूक्ली, तो इस तरह से वो न्यूक्ली के रूप में कन्वर्ट होकर के यहाँ आते रहेंगे, यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन लेके वापस न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होकर के फिर बीच में घूमते रहेंगे, फिर वापस इधर आते रहेंगे, इस तरह से चलता रहता है। एनोड रेज के रूप में भागते हुए पॉजिटिव पार्ट इधर नजर आते हैं, और कैथोड रेज के रूप में भागते हुए नेगेटिव पार्ट इधर नजर आते हैं। अब अलग अलग गैसेज का न्यूक्ली अलग अलग है। जैसे मान लीजिए अगर अपन आज बात करें तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है। नाइट्रोजन जो है, ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन जो है वो 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन का बना हुआ है, न्यूक्ली है ना, ये न्यूक्लीज है। आगे की थोड़ी एडवांस बात बता रहा हूँ। हाइड्रोजन जो है उसके न्यूक्ली के अंदर, ये न्यूक्ली है हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, इसके अंदर 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन है। तो इस तरह से इसका जो E/m आएगा, एक्चुअली एनोड रेज का E/m उन एटम्स की न्यूक्लियस का E/m है। इसका E/m जो है 1 प्रोटॉन का चार्ज प्लस E और 1 प्रोटॉन का मास। मान लीजिए 1 प्रोटॉन का मास जो है वो है मास ऑफ 1 प्रोटॉन
1.0072 AMU, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन जो होता है 1.0086 AMU, मास चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन +1, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता नहीं, 0। तो क्या होगा, इसका E/m कितना आ जाएगा, 1 प्रोटॉन है तो +1 और न्यूट्रॉन 0 प्रोटॉन 1 तो 1.0072। इसका कितना आ जाएगा, +7 अपॉन +7 इंटू 1.0072 प्लस ये तो 7 इंटू प्लस 7 इंटू 1.0086 ये आ जाएगा। तो ये थोड़ा अलग आएगा, इसका कितना आ जाएगा, +8 अपॉन 8 इंटू 1.0072 AMU प्लस 8 इंटू 1.0086 AMU, है ना, इतना आ जाएगा ये भाई। हम थोड़ा जब न्यूक्ली बनता है ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके, तो मास लॉस भी होता है। जो किसी न्यूक्ली का मास है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर नहीं होता, क्योंकि हम ये मानते हैं आगे जाकर के न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ेंगे कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियर बनाते हैं तो कुछ एनर्जी लॉस होती है, कुछ मास लॉस होता है एनर्जी के रूप में, और वो एनर्जी मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर के न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं उसको। इस सब आगे पढ़ोगे तो थोड़ा सा उससे लेस हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस। ये सब बहुत डिटेल की बातें, उसको आप आगे देखेंगे। फिलहाल एक बार हम देख लेंगे कोई मास लॉस नहीं भी हो तो भी ये कंडीशन होगी। तो इसका E/m अलग आ गया, इसका E/m अलग आ गया, इसका E/m अलग आ गया। इसका E/m मैक्सिमम आ रहा था, सभी जितने भी न्यूक्ली है ना उन सबका अगर आप E/m निकालोगे तो हाईएस्ट E/m आएगा हाइड्रोजन का। तो इस तरह से E/m ऑफ एनोड रेज मिल रहा था। अभी थॉमसन ने इन सब बातों को देखकर, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को देखकर, उनमें कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, उनमें एनोड रेज और पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम की डिस्कवरी को सबको फील करके अपना एटॉमिक मॉडल दिया कि मेरे हिसाब से एटम ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो मैं अभी आपको थॉमसन मॉडल भी साथ साथ ही इसके अंदर बता दूंगा कि थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट से द कंप्लीट थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। भाई एटम को हम देख तो पाते नहीं है, ये जो रिजल्ट्स मिलते हैं, कैथोड रेज मिलती है, एनोड रेज मिलती है, उनका बिहेवियर मिलता है, उसके बेस पर साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि एटम कैसा रहा होगा, है ना। डाल्टन ने जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को प्रैक्टिकली फील कर करके बिना एटम को देखे एटम के बारे में बता दिया। थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एनोड रेज की जो डिस्कवरीज हुई थी उनको फील करके, उनको देख देख करके, एक्सपेरिमेंटल डाटा जो मिल रहे थे उनको देख देख करके बिना एटम को देखे बता दिया कि एटम डिविजिबल है और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम प्रोटॉन है और नेगेटिव पार्ट ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन है। तो बिना एटम को देखे इन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर बल्क लेवल पर हम कुछ देखते थे और उससे माइक्रो लेवल की कुछ एनालिसिस करते थे। तो इस तरह एटम के अंदर सारी डिस्कवरी इस तरह से हुई है। फिलहाल हम प्रोटॉन का जो डिस्कवरी जो है वो और किस तरह से हुआ ध्यान से देखिएगा। तो जब इस तरह से E/m ऑफ एनोड रेज अलग अलग मिला तो थॉमसन ने कंक्लूजन निकाला। थॉमसन कंक्लूडेड दैट कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स। हालांकि ये प्रोटॉन जो है ना, ये पहले गोल्डस्टाइन ने बता दिया था कि पॉजिटिव पार्ट को हम प्रोटॉन बोलेंगे। अब उसके बाद एटम के बारे में बातें बता रहा है जे थॉमसन कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये सेपरेट सेपरेट रहते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन ना ये बहुत हैवी होता है, ये मच लाइटर, ये मच हेवियर, है ना, इक्वल इन चार्ज। इसका एक का चार्ज -1 है तो इसके एक का चार्ज +1 है, ठीक है। और मास अलग अलग है दोनों का, इसका मास बहुत ज्यादा है। कैसे पता चला? क्योंकि जो E/m ऑफ कैथोड रेज मिल रहा था ना वो बहुत बहुत ज्यादा मिल रहा था E/m ऑफ एनोड रेज से। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है तो अगर उसके पूरे एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 7 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन 8 है तो प्रोटॉन भी 8 ही होंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना -1 है एक प्रोटॉन पर उतना ही +1 है, ये माना थॉमसन ने, है ना। तो इसलिए और
जब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर भागते हैं सारे के सारे, उनका जो E/m मिलता है ईच इलेक्ट्रॉन का, और जो पूरा का पूरा 7 प्रोटॉन का जो E/m मिलता है, वो इसका E/m बहुत कम मिल रहा है, इसका E/m बहुत ज्यादा मिल रहा है, E दोनों का सेम है, इसका मतलब इसका m ज्यादा है। भाई ऊपर वाली चीज दोनों की बराबर है तो नीचे वाली चीज इसकी बहुत ज्यादा है, तभी तो इसका E/m ओवरऑल कम मिल रहा है, इसका मतलब ये बहुत हैवी है। फिर क्या किया थॉमसन ने, क्या किया कि ये जो वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर जब वो जो एटम भरते थे अंदर गैसियस एटम भरते थे, उनकी 1 मोल अमाउंट भर के देखी। तो उन्होंने देखा कि 1 मोल अमाउंट हाइड्रोजन की भरने पर, 1 मोल अमाउंट हीलियम की भरने पर, 1 मोल अमाउंट नाइट्रोजन की भरने पर, 1 मोल अमाउंट ऑक्सीजन की भरने पर जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे। 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके 1 मोल एटम्स तो सबके बराबर होते हैं, Na के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02 × 10⁻23 के बराबर। तो उन्होंने देखा कि जो इंटेंसिटी ऑफ कैथोड रेज मिल रही है, इंटेंसिटी ऑफ रेज जो होती है ना, वो अमाउंट ऑफ रेज को रिप्रेजेंट करती है। वो हाइड्रोजन में सबसे लोवेस्ट मिल रही है, हीलियम में उसकी डबल मिल रही है, नाइट्रोजन में उसकी 7 टाइम मिल रही है, ऑक्सीजन में उसकी 8 टाइम मिल रही है। इसका मतलब थॉमसन ने कहा जो इंटेंसिटी है ना कैथोड रेज की, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन में पर एटम जितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में उससे डबल है, नाइट्रोजन में उससे 7 टाइम है, ऑक्सीजन में उससे 8 टाइम्स है। इस बात को वापस रिवाइंड करके सुन लेना अगर समझ में नहीं आया एक बार में तो। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे सबसे लोवेस्ट इंटेंसिटी तब मिलती है जब मैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस भरता हूं 1 मोल। व्हेन आई फिल 1 मोल हाइड्रोजन गैस तो मुझे लोवेस्ट 1 मोल हीलियम की में उससे डबल मिलती है, ऑक्सीजन में उससे 8 टाइम्स मिलती है। 1 मोल मैं सोडियम की वेपर भरता हूं तो 1 मोल सोडियम वेपर भरने से मुझे 11 टाइम्स मिलती है। तो इससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एटम ये अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग है। हाइड्रोजन में लोवेस्ट इंटेंसिटी मिल रही है, अगर मैं उसमें पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन मानूं तो हीलियम में पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में पर एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम में पर एटम 11 इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोड रेज की इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड बाय 1 मोल ऑफ दोज वेपर्स, 1 मोल वेपर से जो कैथोड रेज की इंटेंसिटी मिल रही है उससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन में अगर पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम में 2 है, ऑक्सीजन में 8 है। क्योंकि कैथोड रेज की इंटेंसिटी 1 मोल ऑक्सीजन भरने पर 1 मोल हाइड्रोजन भरने की तुलना में 8 टाइम्स मिलती है। यानी इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 8 टाइम्स है, इसमें 1 है तो इसमें 8 है, इसमें 2 मानू तो इसमें 16 मानूंगा, उन्होंने कहा इसमें 1 मानूंगा मैं पर एटम, तो इसलिए इसमें 8 मानूंगा। तो इस तरह माना गया बिना देखे एटम को। डायरेक्ट से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखते नहीं है एटम के अंदर, अभी भी इस लेवल पर एटम को नहीं देख पाए हम। और इस तरह से, और जितने इलेक्ट्रॉन मानूंगा उतने ही प्रोटॉन मानूंगा, उतने ही प्रोटॉन मानूंगा। पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन मानूं तो 1 ही प्रोटॉन मानूंगा। तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो 1 प्रोटॉन से बना है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 प्रोटॉन से बना है पॉजिटिव पार्ट। लेकिन एक दिक्कत ये हो रही थी कि 1 मोल हाइड्रोजन भरने से, 1 मोल ऑक्सीजन भरने से जो एनोड रेज मिल रही थी, पहले कैथोड रेज मिलती, बाद में एनोड रेज मिलती वोल्टेज बढ़ाने पर, उनकी इंटेंसिटी सेम मिल रही थी। 1 मोल हाइड्रोजन भरने पर जो एनोड रेज की इंटेंसिटी मिल रही थी वही 1 मोल ऑक्सीजन भरने पर मिल रही थी, वही 1 मोल नाइट्रोजन में भरने पर मिल रही थी। तो उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता कि इसके अंदर प्रोटॉन 1 है तो इसमें भी 1 प्रोटॉन है, नहीं। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन्स जो है ना वो मिल के एक साथ रहते हैं, चिपक के कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जो आगे जाकर के बाद में न्यूक्ली बना के, न्यूक्ली के रूप में सारे प्रोटॉन मिक्स होकर रहते हैं, मर्ज होकर रहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग रहते हैं और जब भागते हैं तो भी अलग अलग भागते हैं, लेकिन प्रोटॉन सारे मर्ज होकर के एक होमोजेनस पार्ट बना देते हैं। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो 1 प्रोटॉन का बना है, इसका जो होमोजेनस पॉजिटिव पार्ट है वो 8 प्रोटॉन का बना है। वो 8 प्रोटॉन मिल करके उनके ऊपर +8 चार्ज है और उसी हिसाब से इनका मास है। लेकिन वो जब पॉजिटिव पार्ट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो वो प्रोटॉन अलग अलग नहीं होते, 8 प्रोटॉन अलग नहीं होते, वो 8 प्रोटॉन मिलकर एक सिंगल पॉजिटिव पार्ट के रूप में भागते हैं, सिंगल पॉजिटिव पार्ट करते हैं। पॉजिटिव पार्ट के रूप में न्यूक्ली भाग रहे हैं, इसका मतलब आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसलिए थॉमसन ने माना, उसको न्यूक्ली के बारे में पता नहीं था, उन्होंने माना कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम प्रोटॉन से बना है, लेकिन प्रोटॉन अलग अलग नहीं रहते, किसी एटम के सारे प्रोटॉन्स आपस में मर्ज होकर के एक सिंगल होमोजेनस पॉजिटिव पार्ट बना लेते हैं। इस तरह से कि जैसे हाइड्रोजन के अंदर यूं मान सकते हैं कि इसका पॉजिटिव पार्ट और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो ऑक्सीजन है उसका पूरा पॉजिटिव पार्ट ये रहा सारा का सारा,
और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रैंडमली उसकी सरफेस पे प्रेजेंट है। और ये जो 8 प्रोटॉन से बना पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रह रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रह रहे हैं। तो इसलिए जब ये भागते हैं कैथोड रेज के रूप में अलग अलग भागते हैं, और ये पूरा पॉजिटिव पार्ट एक साथ भागता है। आगे जाकर के हमें पता चला कि इतना बड़ा पॉजिटिव पार्ट नहीं होता, पॉजिटिव पार्ट बहुत छोटे से एरिया में न्यूक्लियस के रूप में प्रेजेंट रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। बाद में रदरफोर्ड ने, थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने बताया था। तो इस तरह से पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन उसको बोला गया, और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है पॉजिटिव पार्ट। एक प्रोटॉन का मास, शुरू में थॉमसन थोड़े मास को लेके कंफ्यूज रहे, थॉमसन को जो E/m मिलता था उस हिसाब से वो 8 प्रोटॉन्स पर 8 E चार्ज मान लेते और उसके हिसाब से मास निकाल लेते जो E/m मिल रहा था। तो उन्होंने, थॉमसन ने सजेस्ट किया कि अलग अलग एटम्स के प्रोटॉन्स चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फंडामेंटली सेम है, लेकिन मास के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटली सेम नहीं है, मास उनका अलग अलग है, ये थॉमसन ने बोला। बाद में उनके स्टूडेंट रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, जैसे सारे इलेक्ट्रॉन फंडामेंटली सेम है वैसे ही सारे प्रोटॉन भी, सारे एटम के फंडामेंटली सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है, और ये जो मास में डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव पार्ट के, ये न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा है। पॉजिटिव पार्ट में, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी बैठे हैं और वो अलग अलग में है, किसी में 8 न्यूट्रॉन्स है, किसी में 7 न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से थोड़ा बहुत मास में डिफरेंस, E/m ऑफ एनोड रेज, E/m ऑफ पॉजिटिव पार्ट में डिफरेंस आ रहा है। तो न्यूट्रॉन को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना। रदरफोर्ड ने 1920 में न्यूट्रॉन की थ्योरेटिकल डिस्कवरी कर दी और कहा कि जिस तरह सारे प्रोटॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम्स के सेम है, उस तरह सारे प्रोटॉन्स भी अलग अलग एटम के सेम है, बस प्रोटॉन मर्ज होकर के एक साथ रहते हैं, न्यूट्रॉन भी साथ में मर्ज हो जाते हैं, है ना, एक दाल के लड्डू की तरह एकदम होमोजेनसली, और जो इलायची के दानों की तरह उस पर इलेक्ट्रॉन्स चिपके रहते हैं। जैसे हम दाल लड्डू के अंदर इलायची के दाने, मान लो इलायची भी साथ में मिक्स कर रखी है, तो उस तरह की स्ट्रक्चर है कि होमोजेनस वो जो दाल का लड्डू है वो तो पूरा का पूरा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना पॉजिटिव पार्ट है, और उसमें इलायची के दाने की तरह इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है जगह जगह, सरफेस पर एम्बेडेड है, अंदर ज्यादा डेप्थ में नहीं है इलेक्ट्रॉन। थॉमसन मॉडल था ये, बाद में रदरफोर्ड मॉडल चेंज हुआ और न्यूट्रॉन को भी इसमें ऐड किया गया थ्योरेटिकली। पहले तो ऐड नहीं किया गया था, बाद में इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को रिवाइज किया और इस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये बात, थॉमसन मॉडल के बाद ये बात और ज्यादा क्लियर होगी। फिलहाल हम प्रोटॉन का सिंबल देख लेते हैं। सिंबल ऑफ प्रोटॉन, सिंबल ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1H1 +1H1 और +1P1 माना जाता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, आज अब सारे प्रोटॉन फंडामेंटली सेम है, कोई भी किसी भी एटम का प्रोटॉन हो, चार्ज है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और +4.8 × 10⁻⁻10 ESU और +E और +1। मास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन जो है MP बोल देंगे हम इसको, ये होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम और 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको AMU में कन्वर्ट करें, AMU में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको मैंने सिखाया हुआ है। आप इस ग्राम वाले मास में एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1.0072 AMU, और इसको 1 मास बोल देते हैं, इसको यूनिट मास बोल देते हैं, इकाई द्रव्यमान बोल देते हैं एक प्रोटॉन के मास को। एक्चुअली होता है AMU में, AMU को आजकल U भी बोलते हैं, यूनिफाइड मास, है ना। तो यूनिफाइड मास या AMU, एटॉमिक मास यूनिट में 1.0072 AMU होता है। ये होता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, एनोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन। थॉमसन ने बाद में इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा बताया, बट डिस्कवरी का जो श्रेय है वो हम, डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो गोल्डस्टाइन को देते हैं। सो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन, एनोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन, कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे and later on by William Crookes, and electron was discovered by J.J. Thomson, but proton की डिस्कवरी का कंट्रीब्यूशन गोल्डस्टाइन को देते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कंप्लीट होती है, कैथोड रेज और एनोड रेज की। इसके बारे में थोड़े और बातें आगे हम करते रहेंगे। थॉमसन मॉडल जब तक, रदरफोर्ड मॉडल जब तक नहीं पढ़ लोगे ना, तब तक इनके बारे में थोड़ी और बातें, अभी दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठ रहे होंगे, अभी पेशेंस रखिएगा, उन क्वेश्चंस का सबका जवाब आपको मिलता जाएगा।